इमेजिन कि आप एक कॉफी शॉप में हो जहां स्मॉल कॉफी 60 रुपीज की है, मीडियम 120 की है और लार्ज कॉफी 140 रुपए की है। अब क्योंकि मीडियम और लार्ज में बस 20 रुपीज का डिफरेंस है तो आप बिना सोचे समझे लार्ज पर स्विच कर जाओगे। इसे डीकोय इफेक्ट कहते हैं, जिससे आपका फियर ऑफ लॉस का इमोशन ट्रिगर होता है, यानी एक अच्छी डील को खोने का डर, और आप ऑटोमेटिकली थर्ड ऑप्शन को ये सोचकर खरीद लोगे कि वो एक बेटर डील आपको मिल रही है, भले ही उसकी आपको जरूरत हो या ना हो। और इसी तरह हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा सिर्फ मार्केटिंग मैनिपुलेशन की वजह से खर्च कर देते हैं। 2011 में डंकिन डोनट ने साउथ कोरिया में कदम रखा और उन्होंने रियलाइज किया कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर्स वहाँ के लोकल कॉफी शॉप्स थे, जो कंट्री के कॉफी कल्चर को पूरी तरह अडॉप्ट कर चुके थे। इनका कोजी कैफे वाइब, अनलिमिटेड फ्लेवर्स और पिक्चर परफेक्ट एस्थेटिक इतना ट्रेंड में था कि उन्होंने वहां पर हर स्टूडेंट और एम्प्लॉय की ब्रांड लॉयल्टी जीत रखी थी। अब डंकिन डोनट ने खुद की ब्रांडिंग के लिए एक एड एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके एक प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट किया। इस कैंपेन में हर सुबह बसेस में उन्होंने एयर फ्रेशनर्स इंस्टॉल करवाए, जो उनकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट्स के एग्जैक्टली बाद उनके फ्रेशली ब्रूड कॉफी की स्मेल हवा में स्प्रे कर देते थे। और फिर जैसे ही एडवर्टाइजमेंट्स खत्म होती थी, तुरंत ही बसेस अपने स्टॉप्स पर रुकती थी, जो कि डंकिन डोनट के बहुत क्लोज में होते थे। अब जब लोगों को सुबह सुबह रिलैक्सिंग कॉफी की खुशबू आती थी तो वो ऑटोमेटिकली कॉफी क्रेव करने लगते थे और बिना किसी थॉट के डंकिन डोनट की कॉफी पीने पहुंच जाते थे। इससे करीब 3.5 लाख साउथ कोरियंस इस कॉफी की खुशबू से परिचित हो गए और इस वजह से तुरंत ही उनकी कॉफी शॉप्स में 16% की ग्रोथ होने लगी। इसके अलावा जो स्टोर्स बस स्टॉप्स के पास थे, उनकी सेल तो 29% तक बढ़ गई। इससे 2011 में साउथ कोरियंस ने करीब 18 लाख कॉफी बैग्स का यूज किया, जो एक्चुअली उनके लास्ट ईयर इंडेक्स से 3.4% ज्यादा था। इसे पावर ऑफ सेंसरी मार्केटिंग टैक्टिक कहते हैं, जिसमें कस्टमर्स बिना प्रोडक्ट टेस्ट या स्मेल करे एंड रिजल्ट फील करने लगते हैं। जैसे कि इस केस में उन्हें कॉफी पिए बिना ही कंफर्ट, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी फील होने लगी थी। पर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे डेंजरस तो वो प्रमोशनल मेथड्स होते हैं जो हमारे फोन्स पर कंटिन्यूअसली पॉपअप होते रहते हैं। 2020 में नाइकी ने अपने एयर जॉर्डन 11 जुबली को लॉन्च किया और स्केर्सिटी प्रिंसिपल का यूज करके सिर्फ कुछ ही दिनों में 175 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया। ये सब उनके एक सिंपल कैंपेन से शुरू हुआ, जहां उन्होंने लिमिटेड एडिशन का ट्रिक अप्लाई किया, यानी कि इन शूज का बस एक लिमिटेड ही स्टॉक है जो वो बेचने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट और ऐप पे काउंटडाउन टाइमर लगा दिया जो लॉन्च का दिन दर्शाने लगा। फिर उन्होंने अपनी एप्स में एक्सक्लूसिव एक्सेस फीचर डाल दिया, जिसमें सिर्फ कुछ ही यूजर्स को इन शूज का अर्ली एक्सेस मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी एड्स, ईमेल्स और पॉपअप विंडो से कंफर्म कर दिया कि ये उनकी 25th एनिवर्सरी का स्पेशल एडिशन है, जो कुछ ही पेयर्स बनाए गए हैं और खत्म होने पर इनकी प्रोडक्शन दोबारा नहीं करी जाएगी। और ये रिलीज स्पेसिफिकली हॉलीडे सीजन में था, जब लोगों के पास काफी फ्री टाइम होता है। अब उनके इस एक्ट से लोगों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन जनरेट हुआ और कुछ ही मिनटों में उनके सारे स्नीकर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने स्केर्सिटी प्रिंसिपल का यूज किया था। नाइकी एक्चुअली इस प्रिंसिपल को अपने ऑफलाइन स्टोर्स में भी अप्लाई करता है, जैसे कि उन्होंने अपने बेसिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने के बजाय उनका प्रोडक्शन लिमिटेड कर दिया और हर स्टोर को सिर्फ कुछ ही पेयर्स प्रोवाइड करवाए। इससे कस्टमर्स को कम से कम 3 या 4 स्टोर्स चेक करने पड़ते थे एक ही आइटम को खरीदने के लिए, और साथ ही वो वेबसाइट पर जाकर स्नीकर्स के लिए अलर्ट भी सेट कर लेते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट रीस्टॉक होता है, वो बिना किसी एक्सट्रीम एडवर्टाइजमेंट्स के अपने आप ही बिक जाता है। ऐसा उन्होंने 2022 में एयरफोर्स 1 स्नीकर्स के साथ भी किया, जहां हर स्टोर को सिर्फ 20 ही पेयर्स दिए गए थे ताकि लोगों के मन में एंटिसिपेशन बिल्ड हो सके। इन स्ट्रेटेजीज पर अगर अभी विश्वास नहीं हुआ तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। नाइकी ने 2017 में स्पेस जैम, 2018 में कॉन्कॉर्डो रेट्रो और फिर 2019 में ब्रेड एयर जॉर्डन 11 के लॉन्चेस पर भी यही सेम मेथड यूज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग हर बार एक ही मेथड से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर अगर आप रीसेल मार्केट को देखें तो ऐसे प्रोडक्ट्स की रीसेल वैल्यू बहुत प्रॉफिटेबल रहती है। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स का कुछ ही स्टॉक होने से इन शूज को 3 गुना ज्यादा रेट्स पर बेचा जाता है। मतलब जो शूज 2020 में $220 में अमेरिका में सेल हो रहे थे, वो कुछ ही टाइम बाद जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो वो ट्रिपल प्राइस पर दूसरी वेबसाइट्स पर मिलने लग गए। लेकिन ये सब तो आप शायद एक बार नोटिस भी कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्टाइजर्स कैसे पर्सनलाइजेशन का यूज करके आपके इमोशंस, परसेप्शंस और बिहेवियर को बिना पता चले चेंज कर देते हैं। 2011 में कोका कोला ने ऑस्ट्रेलिया में अपना शेयर
कोक का कैंपेन स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने अपनी जाने मानी कोक की बॉटल्स की पैकेजिंग पर अपने लोगो को चेंज करके उन पर लोगों के नाम प्रिंट कर दिए। और सिर्फ यही नहीं, कुछ बॉटल्स पर BFF और शेयर अ कोक विद मॉम जैसे मैसेजेस भी ऐड कर दिए। इससे ये कोक की बोतल सिर्फ एक ड्रिंक ना रहकर लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ फील होने लग गई। न केवल कोका कोला ने इससे लोगों के सेंस ऑफ ओनरशिप को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने इससे लोगों की सेंस ऑफ बिलोंगिंग नीड को भी फुलफिल किया। और देखते ही देखते ये कैंपेन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने के बाद ये कैंपेन दूसरे मार्केट्स में भी फैल गया और कुछ ही टाइम में उनकी कंजम्पशन रेट 7% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। पर ये रिजल्ट सिर्फ बॉटल पर कुछ लिखने से नहीं आए, इसमें कलर साइकोलॉजी का भी एक बड़ा रोल था। इस पर अगर आप थोड़ी रिसर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रेड कलर एक्साइटमेंट, पावर और एक्सक्लूसिवनेस जैसे इमोशंस को ट्रिगर करता है। सबकॉन्शियसली ये कलर किसी प्रोडक्ट को लिमिटेड एडिशन समझाने पर फोर्स करता है। लेकिन इस कैंपेन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था सोशल इन्फ्लुएंस। रेड कलर जाना जाता है अपने कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग पावर के लिए, क्योंकि ये लोगों को फील करवाता है कि वो दूसरे लोगों से बिना किसी इश्यूज के इंटरैक्ट कर सकते हैं। इससे भी कोका कोला को बिना कुछ किए वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट मिलने लग गया है ना। जीनियस। इन सब से आप समझ सकते हो कि कैसे कंपनीज की इन टेक्निक से लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने फाइनली प्रोडक्ट को बिना किसी सेकंड थॉट के खरीद लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक ब्रांड ने इल्यूजन प्रिंसिपल का यूज करके बिना कस्टमर को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेचे ही अपने आप को सैचुरेटेड मार्केट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। अब लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करें या फिर ना करें, वो दूसरे लोगों पर जरूर ही भरोसा कर लेंगे। इसीलिए आप हर कंपनी की वेबसाइट पर जाते ही प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स और लोगों के रिव्यूज देखते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है जो हमें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर कॉन्फिडेंस देता है। इसी मेथड का यूज करके रेड बुल ने सोशल प्रूफ मार्केटिंग टैक्टिक की हेल्प से अपनी सेल्स को $1 मिलियन तक इंक्रीज कर लिया। तो ये सब शुरू हुआ जब उन्होंने यूके की एनर्जी ड्रिंक मार्केट में कदम रखा और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर उनका कंपटीशन काफी टफ था, बल्कि ये इतना मुश्किल था कि उन्हें ब्रांड का नाम बनाने में ही सालों लग सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपना एम्प्टी कैंस कैंपेन स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने ऐसे डस्टबिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरियाज में, नाइट क्लब्स या बार्स के आसपास थे, वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने कैंस क्रश करके रख दिए। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज कैंपस को भी नहीं छोड़ा। अब जब लोग हर जगह रेड बुल के क्रश्ड कैंस देख रहे थे तो उन्हें ये लगने लगा कि ये ब्रांड कुछ खास ही होगा, क्योंकि इतने सारे लोग उसका यूज कर रहे हैं। और इसी सोशल प्रूफ के इल्यूजन ने एक ऐसा सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट किया जो लोगों को रेड बुल खरीदने के लिए ट्रिगर कर गया। ये दिखाता है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जैसे सोशल प्रूफ लोगों के परचेज डिसीजन पर कैसे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आप अपने फोन की एडवर्टाइजमेंट्स को इग्नोर कर लोगे, रास्ते पर लगे पोस्टर्स को भी इग्नोर कर लोगे, पर आप अपने ऊपर बनाए गए स्टेरियोटाइप्स को कैसे नहीं तोड़ना चाहोगे। ऐसे ही मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज करके कई ब्रांड्स ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो अपनी कैटेगरी में सबसे बड़े प्लेयर्स की तरह जाने लगे। मैं बात कर रहा हूँ कुरकुरे और मैगी की, पर इससे पहले एक और ब्रांड का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 2016 में स्पॉटिफाई, जो एक म्यूजिक और पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ब्रांड है, उन्होंने अपना ईयर इन म्यूजिक फीचर लॉन्च किया जो उनके रैप्ड कैंपेन का हिस्सा था। इसमें आपकी पूरी प्लेलिस्ट को यूज करके एक पर्सनलाइज्ड डेटा बनाया जाता है, जिससे हर साल के एंड में आपको पता चल जाए कि आपने कितनी देर तक म्यूजिक सुना, कौन से सॉन्ग्स आपने सबसे ज्यादा सुने और कितनी बार। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करके अपने आप को स्पेशल फील करवा सकते थे। अब ये फीचर सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए था, तो नेचुरली लोगों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो गया और लोग आसानी से सब्सक्रिप्शन पर अपग्रेड करने लग गए। और इसी तरह से स्पॉटिफाई ने सिर्फ आपकी सोशल वैलिडेशन की नीड को टारगेट नहीं किया, बल्कि आपको दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का भी एक चांस दिया। अब बात करते हैं मैगी की। मैगी ने जब पहली बार इंडिया में कदम रखा तो उन्होंने खुद को एक ऐसे स्नैक के फॉर्म में प्रमोट किया जो जल्दी और इजीली बन जाया करती थी। इसीलिए उन्होंने 2 मिनट नूडल्स को भी अपना टैगलाइन बना लिया। मैगी को सक्सेस तो मिल ही रही थी, पर वो ज्यादा पॉपुलर थी बच्चों के बीच, और इसे वाइडर सेगमेंट में प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना एक कैंपेन चलाया जिसे उन्होंने नाम दिया मेरा मैगी कैंपेन। इस कैंपेन में कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन को ऐसे यूज किया गया कि उनके कस्टमर्स और भी ज्यादा इस ब्रांड में इंडल्ज हो गए। इसमें लोगों को अपने रेसिपीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहा गया और इन्हीं स्टोरीज को एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, जिससे मैगी बच्चों के अलावा सभी एजेस को टारगेट करने लग गई। और इन एड्स में अलग अलग सिचुएशंस दिखाए गए, चाहे वो कैंपेन हो, हॉस्टल हो, फर्स्ट डेट हो या पहाड़ों में घूमना हो, और ऐसे करके मैगी से लोग ज्यादा से ज्यादा रिलेट करने लग गए। अब बात करते हैं कुरकुरे की।
तो पेप्सिको जो कुरकुरे की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा जो बच्चे और बड़े दोनों को टारगेट कर सके। बड़े लोग नमकीन खाते थे और बच्चे स्नैक्स, तो पेप्सिको ने कुरकुरे को बच्चों के स्नैक की तरह प्रमोट तो किया ही साथ एक नमकीन की तरह भी प्रमोट किया, जिससे बड़ों को भी टारगेट किया जा सके। और कॉम्प्लीमेंट्री मार्केटिंग का यूज करके ज्यादा से ज्यादा एड्स चलाई, जिसमें चाय के साथ कुरकुरे को सर्व करता दिखाया, क्योंकि ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में चाय साथ बैठकर पी जाती है। इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि कुरकुरे को चाय के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए कि हर कोई चाय पीते समय कुरकुरे क्रेव करने लगे। और इन्हीं एड्स की बदौलत देखते ही देखते कुरकुरे चाय के साथ सर्व किए जाने वाले स्नैक्स की श्रेणी में भी आ गया। इन सब एग्जांपल से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक प्रोडक्ट से ज्यादा उससे बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग जरूरी होती है। मार्केटर्स आपको किसी ना किसी तरीके से बस ये फील करवाएंगे कि उनके प्रोडक्ट की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है, भले उसकी जरूरत आपको रत्ती भर भी ना हो। अब जैसे मैंने आपको इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि मार्केटर्स आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को रेजिस्ट करने का तरीका है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन।